बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 की प्रिपरेशन आप मेरे साथ रेगुलर कर रहे हैं। इस समय मैं यहाँ पर आपको रात के 10 बजे प्रैक्टिस और रिवीजन क्लास प्रोवाइड करता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम पेपर पैटर्न, प्रैक्टिस और रिवीजन की क्लास है। मैंने दोनों शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि आपने इसकी तैयारी ऑलरेडी करी है मेरे साथ, और तैयारी करी है तो आपके लिए एक प्रकार से यहाँ पर रिवीजन हो गया, और सच में आप इसको लेकर प्रक्रिया में जा रहे हो। नए कंटेंट, नए प्रकार के प्रश्न, रिलेवेंट परीक्षा से चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो यह आपके लिए एक प्रैक्टिस भी हो गई। मेरा आपको सजेशन यही है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखा करिए, सभी प्रश्नों की एक नोट्स बनाया करिए, पीडीएफ भी इसका कंटेन किया करिए, बनाया करिए, और उससे हर एक प्रश्न को मिलाते चलेंगे। तो जब आप परीक्षा आगे देंगे 19 तारीख को या 20 तारीख को, जो भी आपका पेपर का दिन होगा, उस हिसाब से आप लोग अच्छा फील करेंगे, आपको एग्जाम हॉल में बहुत बेहतर फील होगा। मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो कंटेंट आपको दूंगा वो कंटेंट आपकी परीक्षा से रिलेवेंट ही होगा। इधर उधर घुमाने की प्रवृत्ति नेचर हमारी कभी नहीं रही है, ना तो हम उस काम को कर पाएंगे, ना हम आपको बरगला पाएंगे, ना इधर उधर की बातें बता पाएंगे। वही कर पाएंगे जो जेन्युइन है, जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रतिदिन 10 बजे जुड़िए, और मैंने कमिटमेंट आपको किया है तो मैं किसी भी हालत में रहूंगा, आपको क्लास जरूर मिलेगी। क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस भी डेली होगी। बस आपकी तरफ से वीडियो को लाइक होना, वीडियो के एप्रिसिएशन में उसको शेयर करना और अपने थॉट फीडबैक देना जरूरी होता है। तो यह इस बात को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एप्रिसिएशन हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं आपको सीधा प्रश्नों पर लेके चलूंगा, लेकिन प्रश्न पर आइए तो कम से कम इतनी बातें अपने दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ से हमारी तैयारी बहुत ही सुनिश्चित, बहुत ही पुख्ता हो पाएगी। इस बात का विश्वास हमारे अंदर है। मैं सीधा सीधा आपको प्रश्नों पर लेकर चलता हूँ, लेकिन साथ साथ एक बात, जो पीडीएफ और कंटेंट की हम कर रहे थे, उसके लिए आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में बने रहना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा देखिए ये है, जो मैथ्स का है। इस ग्रुप में सीधा बने रहने से फायदा ये होगा कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। सीधा वीडियो का लिंक आएगा, जो पीडीएफ पढ़ाऊंगा क्लास मैटर बोर्ड फाइल आएगी, और साथ साथ आपको जो है उसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपने पास उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए अब आज के सेशन का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक शानदार दमदार सा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, और बोर्ड पर आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप ध्यान से देखिए और इसको कंप्लीट और कंफर्म सोल्यूशन के लिए इसके प्रयास करिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक x का मान दिया है √5 - 1 डिवाइड बाई √5 + 1, y का मान दिया है √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1। आपसे पूछा x² अपान y प्लस y² अपान x। तो सबसे पहला काम देखो, उधर तो चलो आपको जो दिख रहा है दिख ही रहा है, सबसे पहले इधर ही ध्यान दीजिए कि यह क्या है और इसको हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। अगर मैं x y एलसीएम ले लेता हूँ, करेक्ट है, तो y y से कैंसिल होगा, यह x³ होगा, प्लस अगर x यहाँ से कैंसिल होगा तो यह y³ होगा। a³ + b³ का ऊपर फॉर्मेट है, नीचे x y के फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है। इसका प्रसार करेंगे तो x + y होगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² - xy होगा। यही इसका फॉर्मेट होता है। नीचे चले गए तो xy अपने पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, हमें जरूरत किसकी है, x + y की। हमें जरूरत किसकी है, x × y की। हमें जरूरत किसकी है, x² + y² की। लेकिन इन सब के लिए जो डिजिट या डेटा दिया हुआ है ये परफेक्ट नहीं, अच्छा नहीं है। इसको हमें सेटल करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे कभी आपको दिया हो x का मान √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1, तो आप इसको रेशनलाइज करके नीचे का जो डिनोमिनेटर मतलब है इसका, उसको आप अपरिमेय से परिमेय बना सकते हो। इसका सिस्टम बड़ा आसान होता है कि जो वैल्यू आपको दिया है √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1, आप इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब बीच का साइन बदल दो, माइनस को प्लस कर दो, लिखो √5 + 1, और ऊपर भी जाए √5 + 1 कर दें। अब ये तो चलो सेम हो गया, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ √5 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे चले जाएं अगर तो यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मेट है, जो कि a² - b² होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर 5 ही होगा, 1 का मतलब 4 होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर सोचा जाए, इसको चाहे तो आप अभी ऐसे ही रहने दें। क्या लिख दें, √5 + 1, या पूरा आगे हम लोग मतलब, या हम ऐसे भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब √5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 में से 1 निकलेगा 4 होगा। सेम यही फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा y का मान, जो आपको y की वैल्यू यहाँ पर दिख रही होगी, कितना है, √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1। तो हमने जैसे इसका मान अभी अभी कैलकुलेट करके आपको बताया कि x का मान कितना आया है, √5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि y का मान उसी तरह से हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। करेक्ट है। अब आपको जरूरत किसकी है उसको सोचिए।
जरूरत मेरे पास है इस समय, अगर इसका सोल्यूशन आप मेरे से कहोगे करने को, तो सबसे पहले तो अपने को x प्लस वाई की नीड है, करेक्ट है। x प्लस वाई की नीड है। हम x प्लस वाई जब करने गए तो अपने पास इसको इसके साथ जोड़ना है, दोनों का हर बराबर है। मैं लिखूंगा √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4। कभी भी आपने जैसे फॉर्मेट पढ़ा होगा तो एक रूल ऐसे इसको भी याद रखिएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो ये आपका 4ab होता है। ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसी फॉर्मेट पर जाइए, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है। नीचे कितना है बताएं, 4 है। 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5, और यहाँ पर 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो 5 1 6 बटे अगर हम लोग कर दे 2, तो यह 3 हो गया। अर्थात अपने पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताएं, x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। अब सेम उसी तरह से x इंटू वाई कर देते हैं, करेक्ट है। अगर x प्लस वाई आ चुका है तो x इंटू वाई देखिए हम लोग करते हैं। एक्स वाई करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू आप देख ही पा रहे हैं, √5 + 1 का होल स्क्वायर अपान 4 है इंटू √5 - 1 का होल स्क्वायर अपान कितना है 4 है। मतलब आप इसको सोचो तो नीचे चलो 16 है, वो तो अलग बात है। लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर सोचा जाए तो यहाँ पर भाई अगर आप चाहें ना तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए, √5 + 1 इंटू √5 - 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए सीधा, डिवाइड बाई कितना रहेगा 4 चौके 16 हो जाएगा। a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो √5 का 5 होगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का 4 से गुणा करेंगे। देखिए आप ऐसे समझो, जैसे a आपको a + b दिख रहा होगा, a - b दिख रहा होगा, a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर 5 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 5 में से 1 निकलेगा 4 आएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। 16 बटे 16 इसका मान कितना आएगा 1, अर्थात एक्स वाई का मान कितना आ गया, एक्स वाई का मान 1 आ गया। अब x प्लस वाई है अपने पास और x इंटू वाई है अपने पास। क्वेश्चन शानदार है, बड़ा है। अब आप एक काम करो, दूसरी तरफ चलो थोड़ा सा। दूसरी तरफ का मतलब, जब आपके पास x प्लस वाई है और x इंटू वाई है, तो हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की नीड है। कैसे निकलेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, किसका, इसका। x स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस 2xy होगा, बराबर 3 का वर्ग 9 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही हमको फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मतलब कितना है 1 है, तो 2 गुणे 1 कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है बताएं 2, और 9 में से 2 निकलेगा 7 होगा। यह मान आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब उठा के सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 3, और यहाँ पर गए अंदर ब्रैकेट में तो यहाँ 7 हुआ, माइनस यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना है 1 है, नीचे चले गए एक्स इंटू वाई कितना है 1 है, तो यहाँ पर देखिए 7 में से 1 निकलेगा 6, 6 गुणे 3 कर दें 18 हो गया। इसका राइट सोल्यूशन बताएं कितना हो गया 18, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बढ़िया सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन एक जूनियर स्तर का क्वेश्चन है 6 to 8 लेवल का, और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर आपको दिख जाएगा और प्रोसेस भी समझ में आया होगा। बस आप लोग एक बार अपने से कर लीजिएगा। सोल्यूशन आपका 18 है, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर सामने है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखो पूछा जा सकता है प्राइमरी में भी, ऐसा नहीं है कि जूनियर में ही पूछा जाएगा, प्राइमरी में पूछा जा सकता है। 1.08 है, 0.36 है और 0.9 है। हमसे कहा जीसीडी पूछा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, अर्थात इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हमसे पूछा गया है, करेक्ट है। तो आइए डिसाइड करते हैं, जब दशमलव संख्याओं का मासा हमसे पूछा जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है करने का प्रोसीजर ये है कि दशमलव के बाद सबसे पहले अंकों को सेम करो। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, इसके भी 2 अंक बना दें। अब दिमाग से दशमलव निकाल दें। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ। दशमलव निकाल दें तो 108 हो गया, 36 हो गया और 90 हो गया। मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है, लेकिन कहने के लिए डिफिनीशन में होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे, वही मासा कहलाती है। तो यहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड करने वाली संख्या हमेशा छोटी होती, ध्यान रखिएगा। तो अपना मासा जो होगा वो 36 या 36 से छोटा ही होगा। क्यों डिसाइड करें, 36 क्या 108 को कर लेगा डिवाइड, हाँ कर तो लेगा,
क्या 90 को कर पाएगा? नहीं। अब 36 को कौन कर लेगा? सबसे पहले 18 करेगा, 18 करेगा। 18 108 को बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि जब 36 ही 108 को डिवाइड कर देता है तो 18 भी कर लेगा। और सबसे अच्छी बात 18 90 को भी कर लेगा। तो यहाँ पर बिना दशमलव के मासा आपका 18 है, लेकिन दशमलव लगाना है, सब में 2 स्थान पर लगा है, यहाँ भी 2 स्थान पर लगाना है। तो राइट सोल्यूशन इसका 0.18 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसका सोल्यूशन प्रोसीजर यही है। लासा अगर निकालना होता तो वह संख्या सोचते जो प्रत्येक से कट जाती, इन तीनों का लासा निकालते और दशमलव उसी हिसाब से लगाते और आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाता। दूसरा क्वेश्चन डन होता है। तीसरे पर जाइए। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटा गया। मतलब 5 भाग अगर शिवानी को दिया गया तो परिणीता को 7 भाग दिया गया। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, परिणीता क्या करती है, शिवानी को 5 रुपए देती है, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। अब हमसे पूछा गया वह धनराशि क्या है। देखो 2 पर्सन है, एक तो शिवानी है, दूसरा परिणीता है। 5:7 में उस पैसे को बांटा गया है। 5 भाग शिवानी को और 7 भाग किसको दिया गया है? परिणीता को दिया गया है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है आप समझिएगा। परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल ही करें, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं आप लोगों का, हालांकि आप कर सकते हो भाई, एक रेशियो का प्रोसेस है, मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको, परेशान मत होइएगा। हम इसको अगर जनरल करना चाहते हैं तो इसको हम 5x मान लें और इसको 7x मान लें। इसने कहा किसने पैसे दिए बताइए, पढ़िएगा। परिणीता देती है, किसको देती है? शिवानी को देती है। तो परिणीता ये है और शिवानी ये है, तो जो देगा उसमें से घटेगा, जो लेगा उसमें जुड़ेगा। तो परिणीता देती है 7, x में से 5 घटा दें, शिवानी को मिलता है 5x में 5 जोड़ दें, बराबर यह पैसा 3-4 हो जाता है। तो रेशियो किसका रहेगा? ध्यान दीजिएगा इस बात को। रेशियो जब शिवानी परिणीता का पहले था तो अभी भी शिवानी परिणीता का रहेगा। ये शिवानी का भाग है और ये परिणीता का भाग है। तो परिणीता वाला भाग 4 है और शिवानी का भाग 3 है। ऐसे बनाइए तो कंफर्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 3 सते 21x होगा, -3 पंचे 15 होगा, 4 पंचे 20x होगा, प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा। करेक्ट है। एक तरफ अगर हम लोग कर देते हैं, जैसे 21 उधर लेकर जाएंगे तो यह आपका सिंपली ध्यान दीजिएगा x होगा और यह आपका इधर चलाकर 35 होगा। 35 होगा मतलब x का मान आपका 35 आया है। तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों का मतलब जो धन था वो पैसा था वो कितना था? 5 भाग इसका था, 7 इसका, 5 7 12 था। तो 12 का इससे गुणा कर दो तो 12 पंचे 60 होता है, 12 3 36, 36 6 कितना होता है? 42 रुपये। अब 42 मतलब 420 रुपये। टोटल पैसा कितना था? 420। अब इसको चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो। कैसे देखिएगा, ऐसे भी कर सकते थे। शिवानी थी, परिणीता थी, क्या रेशियो था इनका? 5 और 7 का। कह रहा है कि जब परिणीता ने अपने 5 शिवानी को दिए, मतलब परिणीता के 5 घटे, शिवानी के 5 जुड़े, तो यह रेशियो 3-4 का हो गया। तो रेशियो तो शिवानी और परिणीता का ही रहेगा, तो इसका मतलब यह रेशियो 3-4 बन गया। कब बन गया? जब परिणीता ने 5 दिया और शिवानी ने 5 लिया। ये स्थिति है। अब यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो परिवर्तन हो रहा है बेसिक देखा जाए तो सेम है, लेकिन न्यूमेरिकली नेचर के हिसाब से अलग अलग है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसको इसने -5 किया, इसने +5 किया। एक क्रिस क्रॉस पर जा सकते हैं, 5 चौके इसको 20 कर दें, 3 सते इसको 21 कर दें। करेक्ट है। इसका इससे गुणा करें -15 होगा और इसका इससे गुणा करें 20 होगा। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 20 माइनस 15 तो 35 हो गया। किसके बराबर होगा? 20 और 21 अर्थात 1 के बराबर होगा। 1 का मान यदि 35 है, 1 का मान कहीं लिख देते हैं, 1 का मान यदि 35 है तो दोनों का हिस्सा 5 और 7 मिलकर 12 था। 12 बराबर जो वहां किया था वही यहां भी करेंगे, 420 आ जाएगा। तब भी हम लोग डिसाइड कर सकते थे। मतलब दोनों तरीके से प्रश्न का हल किया जा सकता है, ऐसे ट्रेडिशनल और वैसे मैंने क्रिस क्रॉस का उपयोग करा, तब भी सोल्यूशन यहाँ पर बनकर सामने आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 420 है, ऑप्शन नंबर बी में है। एक बढ़िया क्वेश्चन, शानदार सा, इसको आप लोग जरूर लगाइए और कंफर्म भी करते चलिए कि आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और रेडी रहा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चौथा नंबर, ये 250 सैनिकों के लिए, 250 सैनिक हैं, उनके लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। किसी एक सैन्य छावनी होती है जहां पर 250-250 सैनिक हैं, 30 दिन के लिए भोजन सामग्री उनके लिए अवेलेबल कराई गई है। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया, मतलब हमने व्यवस्था कराई थी 250 लोग की, जैसे कभी होता है आपके घर कोई आयोजन हो, भोजन का प्रबंध हो और आपने 500 लोग का खाना बनवाया, पता चला कि 100 लोग नहीं आए,
तो 100 लोग का खाना वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट का मतलब वो बर्बाद हो जाता है। ये अब उसको, भोजन तो ऐसी चीज़ है जो रॉ मटेरियल है, मतलब पका हुआ सामान है तो खराब ही हो जाता है, या तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, बंटवाओ, तभी उसका सही उपयोग होगा, नहीं तो बेकार ही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि 250 सैनिकों के लिए प्रबंध किया गया था 30 दिनों का, करेक्ट है, मतलब वो रॉ मटेरियल्स रखा गया था, चावल आटा इस तरह से। पता चला कि जो है हम सैनिकों को तो सोच रहे थे 250 आएंगे, लेकिन आए कितने, 50 कम, मतलब 200 आए। तो वह खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी, 30 से कितने ज़्यादा दिन तक चलेगी, ये आपको बताना है। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, टाइम एंड वर्क में यह प्रक्रिया अप्लाई की जाती है, इस चैप्टर को देखा जाता है, इस पार्ट को देखा जाता है। हमने कहा कितने पर्सन्स थे, 250, कितने दिनों की भोजन सामग्री थी, 30। अभी कह रहा है कि सैनिक कितने हो गए, 200, इनके लिए कितने दिन तक सफिशियंट होगा, नहीं पता है। अब यही अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो आपको सब कंफर्म हो जाएगा। चलिए करते हैं। 50 चौके होता है, 50 पंचे होता है, सही है। इसको देख लीजिए, 2 दूना 4 होता है, 2 15 हो गया, 15 पचे 75/2 हो गया, 75/2 मतलब 37.5, 37.5 मतलब आप समझ ही गए, 37 साढ़े 37 दिन टोटल यहाँ पर चलेगा। और पहले सोचिए कि अगर मान लो 50 आए होते पूरे के पूरे, तो यह चलता केवल 30 दिन, इसका मतलब 7.5 दिन ज़्यादा चल रहा है। 7.5 दिन यहाँ पर सी ऑप्शन में ही इस प्रश्न का उत्तर अवेलेबल है, ठीक है। 7.5 दिन ज़्यादा चलेगा क्योंकि 30 दिन तो ऐसे भी चलता, अब कितना चल रहा है, 37.5 दिन। इस हिसाब से देखा जाए तो 7.5 दिन ज़्यादा भोजन चलेगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन 7.5 दिन बनकर आपके सामने है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। यक्स का मूल्य, यक्स कोई सामान है, 7,680 है रुपए। यक्स के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है जब उसका दाम 15% बढ़ता है, और y के मूल्य में 15% की वृद्धि के बाद x और y के मूल्यों का जो अनुपात होता है 5:2 हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा y का मूल्य आप बताओ क्या है। देखो x का मूल्य कितना है, 7,680 है, कितने परसेंट की वृद्धि होनी है, 15%। 15% मतलब 115, 15% मतलब 115। ये समझो क्यों 115, क्योंकि जो बेसिक वैल्यू होती किसी का हमेशा 100% होता है। अगर हम किसी मूल्य को 15% बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वह 100 में 15 जुड़कर 115 हो जाएगा, परसेंटेज के आधार पर, मतलब 115% होगा। लिखना तो सही सही ये चाहिए था हमको, चाहे तो कहो लिख दें, लेकिन लिखेंगे बाद में हटेगा तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। चाहे आप सीधा जैसे बता रहा हूँ ऐसे रहने दीजिए। ये तो x का मूल्य हो गया जो कि 15% बढ़कर स्वयं का 115%, चाहे देखो ऐसे लिख देते हैं बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप उसको गलत रियलाइज करोगे। स्वयं का 115% हो गया। y का मूल्य y ही है, हमको नहीं पता था कितना है, वो भी 15% बढ़ रहा है और वो भी 115% हो गया स्वयं का। और यह मूल्य जो है x y का जो अनुपात बनाओ 5:2 हो गया। फायदा यह है कि दोनों के मूल्य में समान वृद्धि परसेंटेज की दिख रही है। ये भी अपने बेस का 15% बढ़ रहा है, ये भी अपने बेस का 15% बढ़ रहा है, रेशियो डेवलप हो रहा है 5:2 का। y का मूल्य पूछा तो इतना आसान हो जाएगा, आप सीधा इसका कैंसिलेशन खत्म ही कर दो, सीधा सीधा। हाँ, यही चीज अगर अलग अलग परसेंटेज पर होता तो उसको हमें कंपेयर करना पड़ता। अब आप यहां से y का मान तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 1 के 5, 2 है, 5 5 25, 1 8, 5 3 15, 5 6 30, इसको 2 से गुणा कर दें, y का मान आ जाएगा 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 1 7, 2 5 10 की शून्य यहाँ से ले, 2 1 3,072 रुपये आएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 3,072 ए ऑप्शन इस 5वें क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन है। प्लीज सभी लोग नोट करें, आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन सही से अच्छे से बना लें। साधारण ब्याज पर छठे प्रश्न पर हूं। 8 वर्षों में एक राशि 40% की वृद्धि देती है। हाँ, साधारण ब्याज की दर होती है, कोई धनराशि है जो 8 साल में 40% की वृद्धि देती है। अब कह रहा है उसी दर पर 2 वर्ष बाद, उसी दर पर 2 वर्ष बाद 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10,000 का, अब इसको समझिए। सबसे पहले कोई धन था जो साधारण ब्याज पर इवेल्युएट होता था, समय रहता था 8 वर्ष, और जो ब्याज बनकर आता था वो 40% आता था, ठीक है। समय 8 वर्ष में ब्याज जो बनकर आता था वो कितना बनकर आता था, 40% हो जाता था। किसका, मूलधन का। कोई होगा तो 40% मतलब मूलधन का ही तो होगा। तो 40% मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2/5। 2/5 का मतलब जब भी जो ब्याज होता है ना मूलधन का होता है, इसका मतलब अगर 5 मूलधन है तो 2 ब्याज है। और याद रखिएगा कभी भी जो ब्याज दर होती है अगर हमने उसको 8% लिया है साधारण ब्याज के हिसाब से,
तो दर और समय का जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपको ब्याज जनरेट करके देगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि 10% की ब्याज दर है, 2 साल का समय है, तो 20% ब्याज हो गया साधारण ब्याज, क्योंकि प्रतिवर्ष समान रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं R/100 गुणे 8, 4 दूना 8 है, 4 25 है, ठीक है, 2R/50 हो गया 25। और इसको कंपेयर कर दो 2/5 से, 5 पचे 25, 2 से खत्म हुआ, R बराबर आपका 5% आया। जो ब्याज दर है कितनी आई? 5%। करेक्ट है, ब्याज दर 5% आई। अगर हमसे केवल यही पूछा होता कि ब्याज दर क्या है तो आप कहते 5%। अब हमसे कहा उसी दर पर 2 वर्ष। अब आपके पास देखो प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, ठीक है, या प्रिंसिपल दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है 10,000 और ब्याज दर अभी अभी हमने निकाला 5% पर एनम है। और इसने कहा अगर 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय है, तो 2 वर्ष के समय का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि एग्जैक्टली चक्रवृद्धि ब्याज एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखो। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालने जा रहे हैं तो 5% को थोड़ा पकड़िए, लिखिए, यहां पर आते हैं हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 5% को हम सब जानते हैं कि 1/20 होगा, लिख दे 20 से 1 बढ़कर 21, फिर 20 से 1 बढ़कर 21, क्योंकि सतत वृद्धि पर आधारित होता है। इसका मतलब ये 400 से 441 हो गया। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब यदि मूलधन आपका 400 है जो कि रियलिटी में 10,000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो क्या होगा, 400 से अगर 441 हुआ है तो 41 रुपए का ब्याज है, 41 का क्या है? ब्याज है, ठीक है। तो अगर 400 का मान आपका कितना है? 1000 है, तो 41 का मान क्या होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। 400 का मान अगर 1000 है तो 41 का मान कितना होगा ये बताना है। 2 जीरो देखिए खत्म हो गए, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है, 5 एक के 5 है, ठीक है, 5 एक के 400 का मान आपका सीधा 1000 नहीं भाई, 1000 पे जाओगे तो खत्म हो जाएगा 10,000 है ना। तो आप इसको सही से लिखो, लिखो 400 का मान, वही मैं सोचा कि कितना आसान आ जाएगा। 400 का मान यदि 10,000 है तो 41 ही तो ब्याज है। आप अगर 441 निकालते तो अमाउंट बनता 41 रुपए ब्याज है। 2 जीरो खत्म है, 4 से डिवाइड कर दे 25 है, 25 एक के 25 है, 25 चौके 100 है, 100 102 है, 1025 है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1025 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। तो छठे प्रश्न का करेक्ट सोल्यूशन कितना है बताएं? 1025 बी ऑप्शन प्लीज नोट करें, सही सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं 7वें पर आता हूं। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा में चलना और धारा की विपरीत दिशा में चलना, जो गतियां हैं उनके बीच का डिफरेंस है 8 किलोमीटर पर आवर। दरअसल धारा का अनुकूल क्या होता है? x + y, और धारा का प्रतिकूल क्या होता है? x - y। x क्या है? ए नाव की चाल होगा, या जैसे भी है नाव ही है ना, व्यक्ति है जो धारा की दिशा में नहीं शांत जल में चलता है, और ये वाई धारा की चाल है। कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? 8 है। करेक्ट है, यही बोला है, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल गति का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न पढ़िए, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक यात्रा करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगने वाला समय 3 घंटे। अगर इसने कहा कि उसने अनुकूल गति से और प्रतिकूल गति से यात्रा तय करा तो जो कुल समय लग रहा हो 3 घंटे लग रहा है। यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है तो धारा की अनुकूल गति क्या है ये आपको बताना है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आप चाहे तो ऑप्शन से लेके जा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी जा सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सोचिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, भाई थोड़ी देर बाद सारी बातें समझ में आएगी। हमने कहा धारा के अनुकूल और प्रतिकूल गतियों का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ, प्रारंभिक बिंदु मतलब एक अगर इनिशियल पॉइंट था और यहां से एक एंडिंग पॉइंट था, अगर हम जाएंगे तो एक बार हमें अनुकूल गति मिलेगी तो एक बार प्रतिकूल गति मिलेगी। ये 100% हो सकता है जाते समय अनुकूल हो तो आते समय प्रतिकूल हो सकता है आते समय जाते समय प्रतिकूल हो तो आते समय अनुकूल हो, डिपेंड करता है कि कैसे क्या हवा का फ्लो था, पानी का फ्लो था, वो डिपेंड करता है। हमने कहा धारा के अनुकूल और प्रतिकूल गति का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक यात्रा करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगने वाला समय 3 घंटा है। यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है तो अनुकूल धारा के अनुकूल गति क्या है ये हमको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, अगर हम ऐसे रियलाइज करें तो टोटल दूरी कितनी है? 9 है। करेक्ट है, 9 की दूरी है, और 9 की दूरी को हम अगर x + y से तय करें और 9 की ही दूरी को अगर हम
एक्स माइनस वाई से तय करें तो अपने पास जो कुल समय लग रहा था वो 3 घंटा लग रहा था। ठीक है, यही लग रहा था। तो एक प्रकार से हम ऐसे सोच सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं बताइए? सोच ये सकते हैं, अगर 9 हमने बाहर कर लिया तो 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर कितना कर दे 3, और अगर हम इधर इसको लेके चलेंगे तो यह 1/3 हो जाएगा। मतलब आप इसको लिख दो x माइनस वाई प्लस वाई, अगर सोचो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1/3 होगा। वाई वाई से कैंसिल अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा मतलब एक ट्रेडिशनल जैसे बनता चला जा रहा है, ऐसा कि मतलब बड़ा अजीब सा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता जा रहा है। मतलब उसको रियलाइज करना, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना बहुत ही टफ होगा अभ्यर्थियों के लिए। इसको कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो देखो क्लियर है कि अगर हम इससे सोल्यूशन करेंगे तो हमें समय लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा दिमाग से करें तो इतना समय नहीं लगेगा, इसी और मान के चलिए। कैसे, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। अगर यहीं पर रुक जाएं, अभी हम आगे की वर्किंग पर ना जाएं, यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि समय तो लगेगा ऐसे जाएंगे तो, बट मैं कहता हूँ रुक जाइए यहाँ पर, और यहाँ का थोड़ा सोचिए जो मैंने आपको पहले से बताया था, एक्स प्लस वाई जो अनुकूल गति है और एक्स माइनस वाई जो प्रतिकूल गति है। अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इसको ओपन करेंगे, देखो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई है माइनस एक्स प्लस वाई होगा बराबर 8 हो गया। एज से खत्म हुआ तो 2y बराबर 8 होगा, तो यहां से अगर हम काट देंगे तो y बराबर 4। ये धारा की गति हो जाएगी, ये धारा की गति। अनुकूल गति हमसे मतलब यहां पर बेसिकली पूछा है क्या, धारा की अनुकूल गति हमसे पता करने को बोला है। धारा की गति हमारी कंफर्म हो चुकी है कि y इक्वल टू 4 है। अब अगर हम लोग यहां से x का मान निकाल दे तो चीजें तो पॉसिबल है ही है। अब आप सोचो कैसे, अगर हम y का मान 4 उठा के पुट कर देते हैं तो 9 बटा कितना होगा, x प्लस 4, और यहां पर कितना होगा 9 बटे एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा 3। 3 एक के 3 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते थे बताइए, आप ये समझ गए कि यहां पर 3 अगर बाहर करते तो वह जाकर 1/3 होता, मतलब लिख सकते थे 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 बराबर कितना 1/3 लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई, अगर हम a प्लस बी ए माइनस बी करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया बराबर 1/3 है। यह इससे खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा 2x यहां हो गया, बल्कि ये 3 जाके मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 सोचें बराबर 0 कर दें तो आप कंफर्म कर लो 8 दूना 16 होता है। उस हिसाब से अगर हम लोग x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0। तो x अगर हम कॉमन कर ले x माइनस 8 हो गया, प्लस 2 लेने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि x माइनस 8 बराबर 0, अर्थात x का मान 8 हो गया। ए नाव की गति है या तैराक की गति है जो शांत जल में चलता है, तो यह तो उसकी चाल हो गई और यह धारा की चाल हो गई। तो धारा मतलब x प्लस वाई ही तो अनुकूल गति है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए सही सोल्यूशन है। मैं आपको बताऊं एक चीज, अगर सोच सकते थे आप लोग थोड़ा सा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बिना इस तरह से बताए प्रैक्टिकली समझाए आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं तो अंतर दिया था 8, अगर हम उसी को हाफ करते 4, और 4 अगर हम लोग यहाँ पर 3 घंटा जो समय लगा था हम इसको जैसे उपयोग में लाते, क्योंकि कुल समय तो 3 ही घंटा लगा था और गतियों का डिफरेंस आपके सामने था, 4 तिया 12 करते तो वहां पर आती चीजें, लेकिन वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखता है, समझ में नहीं आती, ऐसे चीजें समझ में आएगी। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपने देखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आप इसको नोट कर ले, समझ ले। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है। कॉट थीटा का मान आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे आप देखिएगा। दिया है क्या, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। कॉट थीटा का मान हम लोगों से पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलिए कैसे पॉसिबल है, कोसेक और कॉट का रिलेशन जानते हैं, आइडेंटिटी में और भी बातें हमारे दिमाग में चल रही होगी, जैसे कोसेक साइन का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, तो कुछ ऐसे भी सोचा जा सकता है। कोण भी हमारे दिमाग में चलता, अगर कोई कोण यहाँ पर हम ले लेते, यहाँ पर ले लेते और दोनों को जोड़ने से 2 हो जाता, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी पर भी हम सोच सकते थे, बट ऐसा कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है। इसका मतलब एक रूल आप जो पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 सुना होगा, सॉरी 1 सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे में हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दूसरी तरफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना कर दें 1।
इसका मान अपने पास 2 दिया हुआ है, इसका मान, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 2 है इसकी जगह पर तो यह 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यह 1/2 हो गया है और यह कितना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दें, 2 लिख दें, जो वहाँ पर ऑलरेडी दिया था। ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 होल 1/2, मतलब 2 सही 1/2 का मतलब हो गया आपका 5/2 हो जाएगा। बेसिकली यह कोसेक थीटा आपका 5/4 हो जाएगा। अगर आप 2 को इधर भी ट्रांसफर कर देते हैं तो यह कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/2 इधर का चला जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको त्रिकोणमिति फंक्शन पर, मतलब हम इस पर लेके चले जाएं, ये देखिए कोसेक थीटा का मान दिया है। कोसेक थीटा जो होता है आपने सुना है साइन का उल्टा होता है। साइन अगर जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस होता है तो यह हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर है, जिसको आप लिख सकते हैं हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है और यह थीटा है तो हाइपोटेनिस तो भाई यही होगा 90 के सामने, करेक्ट है। और परपेंडिकुलर कौन होगा, जो थीटा के अपोजिट होगा 4, तो यह बेस आपका 3 हो गया। भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हम लोगों ने पढ़ा है, यह 3 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, कॉट थीटा, ठीक है, हमसे पूछा क्या है कॉट थीटा, एग्जैक्टली जो अंदर है उसी को निकाल के बताओ। कॉट थीटा होता है, क्योंकि टैन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यह होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, 3/4 इसका आंसर होगा, जो ए है। अब आपको क्या यही है, नहीं है, ए भी है, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं, 0.75 3/4 ही तो होता है। ए भी सही है, सी भी सही है, अर्थात डी लगा के आइए, गलती मत करिएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति के जितने भी आइडेंटिटीज हैं, कोणों के रिलेशंस हैं, इनको अच्छे से आपको रियलाइज करना है, अच्छे से तैयार करना है, और अगर ये तैयार रहेगा तो दिक्कत की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में पैसे का निवेश किया, और उसमें क्या होता है, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल लिया। मतलब दोनों व्यापार में शामिल होते हैं 5 भाग और 13 भाग लगाकर, मतलब उसने अगर 5 लगाया तो अगले ने 13 लगाया है। इस प्रकार से वो लोग अपने पूंजियों का निवेश करके व्यापार में सम्मिलित होते हैं। क्यू और पी दोनों काम तो करते रहते हैं, बट प्रॉब्लम है क्यू ने 6 महीने बाद अपने पैसे निकाल लिया, उसको लगा कि हमें जरूरत है, या कोई भी अपने हिसाब से उसने पे पैसे निकाले। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26, अभी भी देखो क्योंकि इसका पैसा बहुत ज्यादा लगा था, अभी भी जब 1 साल बाद लाभ का बंटवारा होगा तो उसके हिसाब से जब बांटा जाएगा तो पहले को 25 भाग मिलेगा, दूसरे को 26 भाग। तो हमसे पूछा गया है पी की राशि को कितने महीने तक उपयोग किया गया था, मतलब पी ने अपने व्यापार में कितने महीने तक पैसे लगाए थे। दरअसल व्यापार में जो लाभ का बंटवारा होता है, ये लाभ का बंटवारा है, ये हमेशा निवेश पर निर्भर करता है। निवेश 2 चीजों पर निर्भर करता है, पैसे जितने लगाए हैं और जितने समय तक के लिए लगाए हैं। 2 पर्सन थे, पी हैं और क्यू है। पी ने लगाया 5 रुपए यन समय तक के लिए, क्यू ने लगाया 13 रुपए और 6 महीने तक के लिए। और इस पैसे का जब बंटवारा हुआ तो कितना बना, 25/26 हुआ, 25/26 हुआ। अब इसको कैलकुलेट करिए, 5×5 25 होता है, 13×2 26 होता है, और 2×3 6 होता है, 3×5 15 होता है, n बराबर 15 माह। तो उसने 15 महीने तक व्यापार में अपने को लगाए रखा, तब भी वह उससे कम ही पा रहा। अभी भी देखिए, मतलब क्योंकि उसका निवेश बहुत कम था ना, इसका 5 था तो अगले का दुगने से ज्यादा निवेश था, इसलिए समय वैसे हिसाब से सेट हुआ है, दुगने ज्यादा समय देना पड़ा अगले को। 15 महीने तक उसने अपने व्यापार में, इस व्यापार में अपने पैसे को लगाए रखा। आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। आज के सेशन के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। 10वां नंबर आपके सामने बोर्ड पर आ रहा है, देखिए 30 आदमी है, एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। काम शुरू होता है, काम शुरू होने के 6 दिन बाद, मतलब 30 आदमी 16 दिनों में जो काम को करने की नियति से काम करते हैं और स्किल से काम करने की बात करते हैं, 6 दिन तक अपनी रेगुलरिटी से काम भी करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद 15 अतिरिक्त व्यक्ति आकर समूह में शामिल हो जाते हैं, स्किल वही लेकर के। अब उन्हें शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बड़े आराम से देखिए बता सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये जो 30 आदमी थे, ये लोग कितने दिनों में पूरा काम कर सकते थे, 16। तो अगर मैं टोटल वर्क आपसे पूछूं तो आप 30 गुणे क्या कर दो, 16, मतलब कह दो सर 480 तो टोटल काम था, ये टोटल कार्य था। भाई 30 आदमी थे और उन्होंने कहा सर हम 16 दिन तक अगर हम सभी 30 लोग रहेंगे तो हम 16 दिनों में कर लेंगे। इसका मतलब मैंने प्लान किया कि चलो 480 काम था। इन लोगों ने 6 दिन तक काम भी किया, इन सभी 30 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, मतलब एक प्रकार से 180 कार्य किया। यही चीज अगर आप 1 से लेकर चलते तो भिन्न बनता। जैसे अगर हम 16 काम ही मानते
तो बड़ा अजीब होता, मतलब वो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशंस में टफ हो जाता। अभी सही है, 30 आदमी 16 दिन तक 480 काम कर सकते थे। हमने कहा 480 हमने डिसाइड कर लिया, 180 काम इन लोगों ने कर लिया है, समाप्त हो गया है। अगर इतना समाप्त है तो शेष कितना है? शेष है 480 में से 180 घटा दे 300, 300 कार्य शेष बचा है। ठीक है, ये शेष बचा है। अब इस काम को करना है और करने वाले पर्सन्स की बात करिए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, मतलब प्लानिंग कितने दिन की थी बताओ? 16 दिन की। कितने दिन तक काम किया था? 6 दिन तक। अगर यही 30 आदमी होते तो जो बचा काम है उसको कितने दिन में कर लेते बताइए? 10 दिन में। बोलिए क्यों? क्योंकि 6 दिन कर चुके हैं, अभी 10 दिन का काम और बचा है। जैसे आप हमसे पूछो, मान लो हमने पहले से कंफर्म कर दिया 16 दिन में कर दूंगा, 6 दिन कर दिया। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा ना 10 दिन का काम और बचा है मेरे पास। तो मैंने कहा भाई 10 दिन का काम और बचा है, बट आदमी इन्होंने कहा कि बढ़ा दिए, ठीक है, 15 और आ गए, तो 30 की जगह 45 आ गए। अब ये जो 45 आ गए, तो जिस काम को 30 लोग 10 दिनों में कर पाते, उसी काम को 45 लोग कितने दिन में कर पाएंगे? यही पूछा है ना कि 15 जब अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ गए तो अब उन्हें शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगाना होगा? शेष मतलब जो बचा काम है। देखिए 5 9 45 होता है, 5 छंगे 30, या 15 तिया 45 होता है, 15 दूना 30 होता है, 20/3 20/3 दिन लगाएंगे इस बचे कार्य को वो लोग कंप्लीट करने में। जब वो लोग में 15 आदमी अतिरिक्त जुड़ जाते हैं तो जो काम 10 दिन में हो पाता, अब वह काम 20/3 दिन में ही पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका कंप्लीट होता और मुझे भरोसा है कि आपको समझ में भी आया होगा। इस तरह के डेली कनेक्टिविटी में आप हमसे जुड़े रहें। मैंने फिर से कहा, पीडीएफ आप नोट करते रहें, डाउनलोड करते रहें। आपको मैंने क्यूआर दिया है अपना टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन किए रहे जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे, कोई दिक्कत कभी ना आए। तो विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझे हैं और इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे। कल फिर से हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी।